जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। और जब बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठने के लिए तैयार हो ही गया है तो फिर उसकी सूरत हाल भी तो कुछ ना कुछ वैसे ही होने हैं। सबसे पहले वही भारत की बुराई करना, चाइना से दोस्ती बढ़ाना और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बकवास करना। देखिए, ऐसा है कि भारत अपने पड़ोसियों से बनाकर रखना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? अगर उसकी कीमत प्यार है तो भारत बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, हम सब पड़ोसी मिलकर भारत को मजबूर कर देंगे, तो देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आज की तारीख में भारत इतना डिप्लोमेटिकली मजबूत हो चुका है कि आपके देश के अंदर चीज़ों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का काबिलियत भारत भी रखता है। पाकिस्तान में हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कुछ अज्ञात लोग लगातार काम कर रहे हैं। और फिर बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा टुटपुंजा देश है, वहाँ पर तो क्या ही करना पड़ेगा। और चाइना को छोड़ देते हैं, क्योंकि चाइना देखिए नो डाउट भारत से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन भारत जानता है कि चाइना के साथ में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी जितनी इन मतलब क्या कहना चाहिए इनको कवरज्जियों से आएगी, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बनकर बैठे हुए हैं। इस समय बांग्लादेश में जो सूरत हाल बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक पाकिस्तान जैसे ही हैं। 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को छोड़ा था, सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि थॉट जो थॉट प्रोसेस है ना, उससे भी छोड़ा था और कहा था कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बांग्लादेश के जो लीडर थे वो कट्टरपंथी सोच और मजहबी तानाशाही से बाहर आना चाहते थे और चाहते थे कि भाई हम लोग एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेशन बनाएं। इसके पीछे यही सोच थी, अलग होने के पीछे। बांग्लादेश की जो नींव रखी गई थी वो भाषा, संस्कृति, कल्चर और लोगों पर आधारित थी, ना कि धर्म और बंदूक के ऊपर। हिंसा की तो बात ही नहीं कीजिए। लेकिन आज जब हम 2025 में बांग्लादेश को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक बार फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर उसको नहीं जाना चाहिए था। ठीक वैसे ही जैसे टीनेज के बच्चे नहीं होते जिनको कहा जाता है कि यार नहीं, उस रास्ते पर तुमको नहीं जाना है, लेकिन वो फिर भी उसी रास्ते पर जाते हैं। बस वही यहाँ पर हो रहा है। 2025 में बांग्लादेश उसी अंधेरे की तरफ जा रहा है जहाँ पर डर है, तानाशाही है एंड ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार तो है ही सही। बांग्लादेश की सत्ता अगर हम बात करें तो फिलहाल एक तरीके से इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, जो कि कहने को तो नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन तानाशाही के रास्ते पर कहीं ना कहीं वो भी अब आगे बढ़ चुके हैं। यूनुस की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो ये एक एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर रखी गई थी, जब शेख हसीना के खिलाफ छात्रों और जनता ने विरोध किया था और तख्तापलट कर दिया था। मोहम्मद यूनुस के आने से लोग काफ़ी खुश थे। बांग्लादेश के लोगों में उम्मीद थी कि यूनुस बांग्लादेश को एक स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि जब किसी ऐसे इंसान के हाथ में सत्ता आ जाती है जिसको कि नहीं पता कि सत्ता की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं बहक भी जाता है। और यहाँ पर यूनुस साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनके आने से डेमोक्रेसी मजबूत तो नहीं लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो गई, और तानाशाही काफ़ी हद तक मजबूत हो गई। इस बात से डिनाई हम नहीं कर सकते। यूनुस ने सबसे बड़ी बात आवामी लीग पर बैन लगा दिया। और अब आप बोलोगे यार, आवामी लीग पर बैन लगा दिया, ये क्या वाकई में कोई इतनी बड़ी बात हो गई है? तो देखिए, आवामी लीग पर बैन लगाना बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि आवामी लीग ही वो लीग है जिसने कि बांग्लादेश की स्थापना में सबसे मेन रोल निभाया था, और इसे आज की तारीख में देशद्रोही कहा जा रहा है। वहीं जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन एक बार फिर से अपना फन उठा रहे हैं, जिनका कि 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश को खत्म करने का इतिहास दुनिया जानती है। भारत, जिसने कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, आज यूनुस सरकार का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। लगातार भारत के खिलाफ बातें बांग्लादेश से बाहर आती रहती हैं, और इन बातों के बाहर आने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि वहाँ की सरकार जिस तरीके से चीज़ों को बता रही है वो गलत है। अब शेख हसीना जी के पिताजी की बात करें अगर हम लोग, मुजीबुर रहमान, उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों आज़ादी से मुक्त कराने का। आप सोच कर देखिए कि आज उस इंसान की नामो निशान बांग्लादेश से मिटाया जा रहा है। वहाँ के पाठ्य पुस्तकों से, जो उनके करिकुलम की किताबें हैं, उन किताबों से शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई तथ्यों को हटाया जा रहा है। यूनुस सरकार इन सब चीज़ों के बीच में चाइना और अमेरिका से लगातार अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रही है, जबकि भारत को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है। शेख हसीना का मुझे आज भी वो बयान याद है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये जो गोरे हैं ये बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके ठीक बाद में गोरों ने अपना काम कर दिया और शेख हसीना को गद्दी से हटा दिया। बांग्लादेश की सेना, जो हमेशा से ही पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है, जैसा कि डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए,
वो कहीं ना कहीं यूनुस के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गए हैं। यूनुस और सेना के बीच अब सीधी टकराव की कंडीशन बन चुकी है और सेना ने उन्हें चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल बात यह है कि यूनुस सरकार चाहती है कि दिसंबर 2026 में जाकर चुनाव हो, लेकिन सेना चाहती है कि दिसंबर 2025 में आप चुनाव करवाइए, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो गैर कानूनी है। बांग्लादेश अब हम कह सकते हैं कि कहीं से कहीं तक भी सेक्युलर देश नहीं रह गया है। यूनुस का बयान है कि 90% मुस्लिम आबादी है, तो सेक्युलरिज्म की जरूरत क्या है? आप एक बार सोच कर देखिए, ये कितना खतरनाक संकेत है। और ये उस व्यक्ति से आ रहा है जो नोबेल पुरस्कार जीत के बैठा हुआ है। हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वहां पर किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, बल्कि परेशान कहना भी एक बहुत ही छोटा शब्द होगा, उससे बहुत ज्यादा कुछ उनके साथ किया जा रहा है। और ये सब बातें बांग्लादेश में आम हो चुकी हैं, अब इतनी आम हो चुकी हैं कि उनके बारे में अब सोशल मीडिया पर भी लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब चीजें ऐसी रहने वाली हैं? इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन इन घटनाओं पर क्योंकि पूरी तरीके से चुप है, और इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनकी साठगांठ है और सरकार का ग्रीन फ्लैग है कि हाँ चलो ठीक है भाई, कर लो तुम्हें जो करना है। भारत से यूनुस की दूरी की वजह कई हद तक इन सब चीज़ों में भी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए भारत की तरफ से आर्थिक रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से डगमगा गई है। हजारों लोगों की नौकरी पर बात हो आ गई है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इंडिया से ही चलते थे। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने एक होशियारी देने की कोशिश करी कि उसने दूसरे चैनल्स का उपयोग करना शुरू किया अपना माल भारत में खपाने के लिए, और भारत ने उन चैनल्स को भी बंद कर दिया है। ऐसा नहीं टोटली बंद किया है, लेकिन जिन रास्तों को खुला छोड़ा है उन रास्तों से अगर बांग्लादेश अपना माल भेजता है तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने, यह कहना गलत नहीं होगा कि इकोनॉमिक लेवल पर बहुत से मिरेकल्स करके दिखाए। भाई रेडीमेड गारमेंट्स को आप देख लीजिए, स्टेबल टका को देख लीजिए जो वहाँ की करेंसी है, और भारत के साथ जो रिलेशंस है वो अलग। मतलब बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम कर रही थी और दुनिया उसके बारे में बात कर रही थी कि मतलब देखिए पाकिस्तान से अलग होने के बाद ये देश आज किस कंडीशन में पहुंच गया और कितना बेहतरीन कर रहा है। लेकिन बात वही होती है ना कि आप कुत्ते को अगर बोलेंगे कि आ बेटा कुछ पौष्टिक चीज़ खा ले, उसको सूखी रोटी से ही मतलब है, उसको पौष्टिक चीज़ों से मतलब नहीं है, तो वो तो आपको काटेगा ही। और वही बांग्लादेश कर रहा है। अब विदेशी निवेशक जो हैं वो बांग्लादेश को छोड़ रहे हैं। चटगांव पोर्ट डील और राजनीतिक अस्थिरता इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस जाता है ना, तो आपका लोकल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेबलाइजेशन को खोने लगता है। ये बात साफ है कि महंगाई बांग्लादेश में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगना अब बांग्लादेश का भी शुरू हो गया, ठीक वैसा ही जैसा कि पाकिस्तान करता है। वही ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब बांग्लादेश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो करीब 4 खेमों बैठ चुकी है। पहली हो गई आपकी यूनिस लोग, दूसरी हो गई आपकी मिलिट्री, तीसरी हो गई बीएनपी, और चौथी हो गई वहां के छात्र नेता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं भैया। लेकिन इन सब के बीच में आप एक बात गौर फरमा कर देखिए, जनता कहाँ है? क्या आपको जनता नजर आ रही है? क्योंकि जनता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जनता का ओपिनियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यूनुस ने युवाओं को राजनीति में भागीदारी का एक झांसा दिया था, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। ठीक वैसा ही जैसा कि बलूचों के साथ किया गया था पाकिस्तान में। और अब इसी से एक बात क्लियर हो चुकी है कि छात्र कहीं ना कहीं एक बार फिर से सड़कों पर जरूर आएंगे, ये श्योर है। रिपोर्टर्स की गिरफ्तारी और ऑनलाइन सेंसरशिप वहां पर काफी हद तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब एक तरीके से साफ है कि भैया अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे तौर पर हमला हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर में बस यही आ जाता है कि क्या शेख हसीना की वापसी होगी? लोकल चुनाव में संकेत मिल रहे हैं कि जनता यूनुस से नाराज है। कई पार्टियां अब यूनुस से अलग हो रही हैं और जल्द ही चुनाव की मांग की जा रही है, जिससे संकेत हैं कि यूनुस की विदाई तो तय है, लेकिन शेख हसीना वापस आएंगी या नहीं आएंगी, ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। बांग्लादेश, अब यह कहना गलत नहीं होगा कि 2 रास्तों पर खड़ा है। या तो पाकिस्तान वाला कट्टरपंथ और तानाशाही का रास्ता, जिससे कि उसको सिर्फ बर्बादी मिलेगी, या फिर एक न्यायप्रिय लोकतंत्र और विविधता का रास्ता, जिसके लिए बांग्लादेश अभी कुछ ही महीनों पहले तक जाना जाता था। लेकिन कुछ क्या, बहुत सारे बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने इस रास्ते को बंद कर दिया। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान कुएं का मेंढक बनने वाला है या अपने आप में सुधार कर पाएगा?
मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।